Hello students. Today we will discuss about if else, if elif and else statement particularly, or then we will discuss absolute value, sorting numbers without loop and if statements. तो इन सारे चीज़ों को हम कवर करेंगे आज के टॉपिक में, और इसका रियल एग्जांपल भी हम देखेंगे पाइथन में कैसे हम इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे, और इसका मैंने आपको पहले भी PDF भेजा था कंडीशनल स्टेटमेंट्स का। तो उन सभी डाउट्स में अगर आपका उनमें कोई डाउट रहा होगा तो वो भी सारे इसमें क्लियर होंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे। इफ़ स्टेटमेंट एक कंडीशनल स्टेटमेंट होती है जिसमें जो नेक्स्ट इफ़ के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है वो डिपेंड करती है कि इस इफ़ में के अंदर कंडीशन हमारी ट्रू हुई है या फॉल्स हुई है। अगर ट्रू होगी तभी वो कंडीशन चलती है, अदरवाइज वो कंडीशन नहीं चलती है। तो हमारे सामने एग्जांपल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला प्रोग्राम है हमारा, हमें क्या करना है, फाइंड वेदर टू नंबर्स एंटर्ड बाय द यूज़र आर इक्वल, फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर देन सेकंड नंबर और सेकंड नंबर इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर। तो उसके लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया है, और इसमें हमने यूज़र से पहले दो नंबर्स की वैल्यू ली है इनपुट फंक्शन के थ्रू। उसके बाद हमने इफ़ कंडीशन में चेक किया है कि वेदर फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर देन नंबर 2। अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होता है तो वो पहले नंबर को बड़ा शो करेगा। अगर नहीं होता है तो हमने दूसरी कंडीशन लगाई है, इफ़ नंबर 2 ग्रेटर देन नंबर 1 तो सेकंड नंबर को प्रिंट करेगा। और अगर दोनों नंबर्स नंबर 1 और नंबर 2 इक्वल होंगे तो वो उनको इक्वल प्रिंट करेगा। इसका आउटपुट भी आपके सामने दिखाया गया है, तो इनको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि कैसे ये होते हैं। प्रोग्राम को इजीली समझने के लिए मैंने ऑलरेडी सारे प्रोग्राम टाइप किए हुए हैं पाइथन में, तो हमें केवल उनको चेक करना है। अभी हम सबसे पहले करेंगे ये फर्स्ट प्रोग्राम, फाइंड टू नंबर्स एंटर्ड बाय द यूज़र, और उन्हें चेक करेंगे कि वो इक्वल हैं, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, और उसके जो स्टेटमेंट्स हैं उनको भी समझेंगे। तो हम ओपन कर लेते हैं पहला प्रोग्राम। ये आपके सामने एक पहला प्रोग्राम आ गया है। अब लाइन बाय लाइन हम इनको समझेंगे। पहला है हमारे पास num1। num1 एक वेरिएबल है, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। उसके बाद हमने इनपुट फंक्शन को यूज़ किया, हमने मैसेज डिस्प्ले किया एंटर योर फर्स्ट नंबर, और उसके बाद यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा num1 में। num1 में जाते ही अब यहाँ पे हमने एक यूज़ किया है इंट। तो ये क्या है, हम उसको जो भी यूज़र एंटर करेगा उसको इंटीजर यानी न्यूमेरिक फॉर्मेट में चेंज करेगा, और उसके बाद num1 को असाइन करेगा। दूसरी लाइन में num2 है, सेम वही हमने प्रोसीजर फॉलो किया जो हमने फर्स्ट के लिए किया था। असाइन इंट इनपुट फंक्शन के अंदर एंटर योर सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर ये एंटर करने के लिए आपसे कहेगा। जैसे सेकंड नंबर हम एंटर करेंगे तो क्या होगा, अब हमारे पास नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यू आ चुकी हैं, तो अब हम उनको कंपेयर करेंगे। तो इफ़ कंडीशन में हमने उसको लगाया, इफ़ num1 ग्रेटर देन का साइन लगाया, num2 और पैरेंथेसिस को क्लोज़ किया, उसके बाद एक कॉलन लगाया। कॉलन लगाना ज़रूरी होता है इस कंडीशन में पाइथन के अंदर। उसके बाद हमने लिखा प्रिंट num1 इज़ ग्रेटेस्ट, इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन सा है, num1। अगर ये कंडीशन नहीं होती है, अब हो सकता है कि num2 बड़ा हो, तो उस कंडीशन के लिए हमने उसके लिए भी कंडीशन बना रखी है, इफ़ num2 ग्रेटर देन num1 फिर कॉलन का साइन, प्रिंट num2 इज़ ग्रेटेस्ट। तो इस जगह इस बार ये नंबर 2 को ग्रेटेस्ट दिखाएगा। उसके बाद अगर ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि दोनों में इक्वल नंबर्स हों, तो उस केस में हमने लिखा है num1 इफ़ num1 इक्वल टू साइन ये होता है, और जो ऊपर है ये क्या है, असाइनमेंट के साइन है। तो इफ़ num1 इक्वल टू num2 देन इट विल प्रिंट num1 एंड num2 आर इक्वल, यानी कि नंबर 1 एंड नंबर 2 दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। अब अगर हमें इसको रन करना होगा, चेक करना होगा, तो रन में जाएंगे, F5 प्रेस करेंगे, और ये हमसे 2 नंबर मांग रहा है स्क्रीन पे।
तो हम इसमें दो नंबर एंटर करेंगे। पहला नंबर हमने डाला 55, दूसरा डाला हमने 56। तो आप जान सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, 65 बड़ा है। तो इसने आंसर क्या दिया हमें, 65 इज़ ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, अब हम इसको दूसरी बार चलाते हैं। इस बार हम इसको क्या करेंगे, कुछ अलग वैल्यू से पहले हम डाल देंगे इसमें 100 और दूसरा डालेंगे 50। तो इस बार इसने पहले नंबर को ग्रेटेस्ट बताया है क्योंकि वो बड़ा है। एक बार हम इसको और रन करके चला लेते हैं। इस बार हमने 10 और 10 दोनों में इक्वल नंबर डाले हैं। उसने बताया 10 एंड 10 आर इक्वल। तो इस तरीके से हमने इसको किस में किया है, इफ़ कंडीशन की मदद से। अब सेम प्रोग्राम को अगर हमें कुछ दूसरे तरीके से करना हो, ये तो हमने सभी को इफ़ लगा के अलग अलग स्टेटमेंट्स लिखी हैं। अगर हम इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करके तो दूसरे तरीके से लिखें और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं इस बार, अब आप देखेंगे कि हमारे पास दूसरा प्रोग्राम खुल गया है। यहाँ भी सेम पहली दो लाइंस तो सेम है, तीसरी लाइन भी सेम है जैसे पहले में था, चौथी लाइन भी वैसी ही है। लेकिन फिफ्थ लाइन में हमने दूसरी बार इफ़ लगाने की जगह हमने क्या किया है, एलिफ को यूज़ किया है। अब हमने इफ़ और एलिफ और एल्स तीनों स्टेटमेंट को एक ही उसमें जोड़ दिया है। ठीक है, यानी कि अगर पहली स्टेटमेंट जो कि क्या है, थर्ड लाइन में जो स्टेटमेंट है, इफ़ num1 ग्रेटर देन num2, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ग्रेटेस्ट किसको प्रिंट करेगा, num1 को। अब इसी में एलिफ, यानी कि अगर वो पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो ये दूसरी कंडीशन पे आएगा और ये दूसरी कंडीशन को चेक करेगा, num2 ग्रेटर देन num1, तो ये सेकंड नंबर को ग्रेटेस्ट बताएगा। और अगर ये भी फॉल्स हो जाती है कंडीशन, तो तब जाके ये लास्ट वाले को बताएगा कि बोथ n1 एंड n2 आर ग्रेटेस्ट। जबकि इससे जो हमने प्रोग्राम किया था उसमें ये सारे इंडिविजुअल अलग अलग थे, इन सभी को चेक करता। अगर पहले में रिज़ल्ट नहीं आता तो उसका आंसर कुछ नहीं दिखाता ये, फिर दूसरे को चेक करता, अगर वो भी फॉल्स हो जाता उसका भी कोई आंसर नहीं आता, और तीसरे को ये चेक करता, फिर अगर उसका आंसर आता तो उसको ये सही दिखाता। लेकिन जो अभी हमने प्रोग्राम किया है इसमें हमने तीनों लाइंस को तीनों स्टेटमेंट्स को इफ़ एलिफ एल्स को हमने एक साथ कंबाइंड करके लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पहली कंडीशन फॉल्स होगी तब जाके दूसरी चलेगी। ठीक है, फिर जाके अगर ये भी फॉल्स होती है तब जाके ये थर्ड स्टेटमेंट एल्स वाली प्रिंट होगी, और इससे पहले वाले में ये चलेगी। अगर ट्रू होती है तभी प्रिंट करेगा, नहीं होगी तो दूसरी कंडीशन भी चलेगी, और अगर ये ट्रू होता तो प्रिंट करेगा, नहीं होगी तो ये भी छोड़ देगा, और तीसरी कंडीशन भी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो इफ़ 3 बार यूज़ किया है, ये तीनों अलग अलग डिफरेंट इफ़्स हैं और तीनों ही टेस्ट होंगे, चेक होंगे, और रिज़ल्ट केवल कोई एक देगा इन तीनों में से। ठीक है, जबकि ऊपर वाले में क्या है, पहले इफ़ वाला चेक होगा, इफ़ वाला अगर ट्रू हो जाता है तो एलिफ और एल्स वालों को वो चेक नहीं करेगा, उनको छोड़ देगा, और अगर पहले वाले पे जाएगा, वो कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर दूसरे वाले को चेक करेगा, अगर ये भी फॉल्स होती है तो तीसरे वाले को प्रिंट करेगा। अब इसी को थोड़ा सा हम चेंज उसमें दिखाते हैं। यहाँ पे हमने सिंपल लिखा है, तो यहाँ पे इनको कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे हमने लिखा प्रिंट num1, तो num1 में क्या है, num1 की वैल्यू है। ठीक है, और ये जो हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है ये एज इट इज़ ही प्रिंट हो जाएगा, कॉमा लगा के एज इट इज़ इसको प्रिंट कर दिया जाएगा। उसके बाद दूसरे स्टेटमेंट में भी है, दूसरी स्टेटमेंट भी इसी तरीके से है, जिसमें अगर num2 बड़ा आएगा तो उसकी वैल्यू प्रिंट होगी num2 की जगह पे, और ये जो इन्वर्टेड कॉमास में हमने ये स्टेटमेंट लिखी है इसके आगे प्रिंट होगी। यहाँ पे जो num1 है और ये num2 है, इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ प्रिंट होंगी, और ये एंड वाला स्टेटमेंट और ये वाला इसके बीच में प्रिंट होगा। अगर हम इसको चला के देखें तो जैसे हमने डाला 5 और 10, तो देखिए 10 इज़ ग्रेटेस्ट। तो इसमें क्या हुआ है, हमने पहला नंबर बड़ा वाला कौन सा था, यहाँ पे हमारी ये वाली स्टेटमेंट वर्क किया है इसने,
और अगर हम इसको चेंज करके हम चाहते हैं लास्ट वाली चले तो उसके लिए हमें दोनों को इक्वल बनाना होगा। इक्वल बनाएंगे तो हम इसको 5 और 5 कर देते हैं। अब देखिए n1 की वैल्यू क्या डाली थी हमने 5, तो वो 5 प्रिंट हुई है। n2 की वैल्यू क्या डाली थी 5, तो वो 5 प्रिंट हुई है। बीच में एंड है तो वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने लिखा है, इसलिए वो थोड़ा सा यहाँ पे इस पे गैप, यहाँ पे गैप भी दिया है तो गैप की वजह से ये गैप आया है यहाँ पे। और लास्ट में आर इक्वल, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग के उसमें देखेंगे, एक और प्रोग्राम हम देखेंगे जिसमें हमने इसमें फॉर्मेट्स को यूज़ किया है। फॉर्मेट्स को कैसे यूज़ किया है हम देखेंगे। ओपन किया हमने, ये वाला प्रोग्राम है, सेम वही प्रोग्राम है जो कि अभी हमने किया था। ये नहीं है, दूसरा होगा। आई और यहाँ पे हम दूसरा ये वाला ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सारा प्रोग्राम सेम ही है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तो ये कर्ली ब्रेसेस लगा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो हमने एक तरफ लिखा है, फिर डॉट हमने लिखा है यहाँ पे फॉर्मेट और num1। फिर ये नीचे वाले में भी इन्वर्टेड कर्ली ब्रेसेस के साथ ये कर्ली इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कर्ली ब्रेसेस के साथ हमने लिखा है, कर्ली ब्रेसेस लगाया है, फिर लिखा है ग्रेटेस्ट और यहाँ पे फॉर्मेट 2। और यहाँ पे भी हमने 2 बार कर्ली ब्रेसेस को यूज़ किया है। तो जहाँ जहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज़ हो रहे हैं वहाँ पे नंबर की वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। यहाँ पे 2 जगह हो रही है तो पहले नंबर की वैल्यू यहाँ प्रिंट होगी और दूसरे नंबर की वैल्यू इस जगह प्रिंट होगी। बाकी ये सारी स्टेटमेंट्स, यानी कि सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस है तो ये वाला नंबर प्रिंट होगा, फिर एंड प्रिंट होगा, फिर कर्ली ब्रेसेस है तो ये वाला नंबर प्रिंट होगा, और फिर आर इक्वल टू। तो यहाँ पे हमने जो इन्वर्टेड कॉमा है उनको एक साइड लिखा है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी है वो एक तरफ, और बाकी जो वैल्यू प्रिंट होनी है उसके फॉर्मेट फंक्शन के अंदर दूसरी तरफ लिखा है। इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो इसका भी सेम वही रिज़ल्ट आएगा। जैसे हमने 5 और 10 लिखा है तो आप देख सकते हैं 10 इज़ ग्रेटेस्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे हमारी सेकंड लाइन वाली प्रिंट हुई है, नंबर 2 हमारा ग्रेटेस्ट दिखाया है, तो 10 नंबर की वैल्यू क्या थी, num2 की वैल्यू थी 10, तो वो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रिंट हो गया, तो वो आ गया यहाँ पे 10 इज़ ग्रेटेस्ट। और अगर हम लास्ट वाला स्टेटमेंट को चलाना चाहें तो दोनों को इक्वल करना पड़ेगा हमें, 5 और 5। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हुआ क्या है, num1 की वैल्यू सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस के अंदर आई है, वो 5 है, फिर एंड है तो एंड एज इट इज़ प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस है तो फिर num2 की वैल्यू कर्ली ब्रेसेस के अंदर आई है तो वहाँ पे 5 प्रिंट हुआ, और उसके बाद आर इक्वल एज इट इज़, जैसे यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है वैसे ही प्रिंट हुआ। चलिए, अब ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम एक एग्ज़ाम्पल जो लेंगे हमने इसमें, देखिए ये एग्ज़ाम्पल मैंने पीडीएफ भी आपको सेंड कर दूंगा इसका, तो आप इसमें से भी देख सकते हैं। ये सारे टेस्टेड प्रोग्राम हैं जो मैंने इसमें रन किए थे और इनका आउटपुट भी साथ में दिया हुआ है। अब आता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है, गिव नंबर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज़ विदाउट कंसिडरिंग इट्स साइन। नंबर क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जब हम उसको एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर प्रिंट करते हैं तो उसका जो साइन होता है माइनस या प्लस का वो हट जाता है। अगर नेगेटिव भी कोई नंबर होगा, -5 होगा तो उसको वो 5 दिखाएगा। जैसे कि 10 है तो वो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू 10 आएगा, और -10 है तो उसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगा वो 10 ही आएगा। अगर नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, यानी कि उसमें 2 फ्रैक्शन में नंबर होगा, रियल एंड इमेजनरी में होगा, तो भी वो क्या दिखाएगा, वो रिटर्न क्या करेगा, इसका मैग्नीट्यूड रिटर्न करेगा। तो ये मैग्नीट्यूड कैसे रिटर्न करेगा वो भी मैं भी आपको समझाऊंगा। पहले एग्जांपल को आप एक समझिए। जैसे हमने लिखा है 11.11 और इसको अगर हमने एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर डाला तो ये क्या दिखाएगा, 11.11 ही दिखाएगा। अगर हमने सेम नंबर को -11.11 किया तो भी वो 11.11 दिखाएगा, क्योंकि इसमें होता क्या है, इसमें जो सिंबल होता है प्लस और माइनस का वो हट जाता है। अगर अब आप इमेजिनरी नंबर जैसे ये है, यहाँ पे इसको हम प्रिंट करेंगे 3 + 2j, तो 2 क्या है, इसका रियल पार्ट है, और 3 क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3.6
551। तो ये कैसे आएगी वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो पहले एक एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पे हम पाइथन ओपन करते हैं। हमने सिंपल लिखा ABS 11.11, तो आंसर क्या आया 11.11। उसके बाद हम दूसरा लेके चलते हैं ABS 11-11, प्रिंट लिखा, हमने एंटर किया तो उसकी वैल्यू क्या आई 11.11। उसके बाद हमने ABS 2 प्लस 3J इमेजनरी पार्ट को प्रिंट किया तो ये आया 3.60 समथिंग 55512। तो ये कैसे आया, तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, और ये क्या चीज़ रिटर्न किया है इसने। जैसे हमने ऊपर किया था कि जो रियल नंबर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, उनका ये क्या रिटर्न करता है, मैग्नीट्यूड रिटर्न करता है। तो मैग्नीट्यूड रिटर्न करने की वजह से ये 3.6055 समथिंग आ रहा है। तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, कि जो ओरिजिन है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है। जैसे यहाँ पे हमारे पास है, जैसे डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो दिया हुआ है, यानी कि इसको सिंपल उसमें हम कहें तो x² प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट x² प्लस y², इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है काउंट करने का। अब मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है, जैसे कि हमारा यही नंबर था, ये क्या था हमारा, यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया था ये था हमारा 2 + 3J, यानी कि 2 हमारा रियल नंबर था, 0.3 क्या था हमारा इमेजिनरी नंबर था। तो इसको हमने समझने के लिए जैसे एक ग्राफ हमने ड्रॉ किया, ये इसका ओरिजिन है, ये 0 वाला जो क्या है इसका ओरिजिन है। यहाँ से ये नंबर नीचे को तो नेगेटिव में जाएगा, ऊपर को पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, और लेफ़्ट और राइट में जा सकता है। ये इसके एक्सिस हैं, तो एक्स एंड वाई एक्सिस पे हम इसको ड्रॉ किया हमने। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या लिखा, हमारे पास नंबर है, ये इसका फॉर्मूला होता है √x² प्लस y²। अब यहाँ पे आप देखिए हमारे पास क्या था, 3 + 2j है, या 2 + 3j भी होगा तो वो भी इक्वली होगा। तो हमारे पास नंबर है 3 + 2j इमेजिनरी पार्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, इट इज़ 3 यूनिट टू द राइट एंड 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन। ठीक है, सिमिलर टू 0.3, 2 पे है ये। तो इसको हम करेंगे तो इसका जो हमारा फॉर्मूला बनता है a², 2 नंबर है हमारे पास, तो a² प्लस b² का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे इक्वल टू हमारा a में क्या है, a में हमारा यहाँ पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस b में हमारा क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर। और जैसे हमारे प्रोग्राम के कोड में है तो वहाँ पे पहले क्या है 3 है, और फिर 2 है, या 2 या 3 जो भी होगा वो इक्वली आएगा। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 13। और स्क्वायर रूट ऑफ 13 को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये उतना ही आएगा जितना कि वो आंसर में दिखा रहा है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे 13, यहाँ पे हम अगर देखें इक्वल टू SQRT, स्क्वायर रूट डाला हमने और यहाँ लिखा हमने 13, तो देखो ये आया 3.6055। तो इसको आप इस तरीके से पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इस वजह से ये हमारे पास इस तरह से आया है। या अगर आप इसको दोबारा से कर लो, अगर हम लिखे ABS यहाँ पे हम 3 + 2j भी करेंगे तो भी हमारा नंबर वही आया। तो ये हुआ आपका इमेजरी नंबर को कैसे हमने डिस्प्ले करना है एब्सोल्यूट वैल्यू में वो। अब जैसे हमारे पास एक और है, जैसे -4 और -3, इमेजिनरी नंबर -3 है, इसका क्या निकलेगा, तो इसको भी हम सेम उसी तरीके से करेंगे। जैसे
तो यहाँ पे हम करेंगे इसको फॉर्मूला लगा के, जैसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर ऑफ 4, तो हम स्क्वायर ऑफ 4 का क्या होता है 16, 4 का क्या हो जाएगा 16 प्लस 3 का क्या हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 25, और 25 को अगर हम स्क्वायर रूट में डालेंगे SQRT, तो हमारा आंसर आएगा 5। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। ABS 25, तो सॉरी स्क्वायर रूट 5 है ना, SQRT 25, तो ये आएगा हमारा 5। तो अगर हम इसको लिखें यहाँ पे ABS हमारा 5 आना चाहिए, ABS माइनस हमारी जो वैल्यूज़ थी क्या थी -4 और -3J, -4, -3J, ABS -4 प्लस -3J। एक मिनट इसको चेक करते हैं दोबारा से। तो हमने इसको दोबारा से चेक किया, तो आप देख सकते हैं कि हमें इसको थोड़ा सा ब्रैकेट्स के अंदर लिखना था, क्योंकि वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा था, माइनस प्लस का कुछ चक्कर आ रहा था। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो हमने -4 प्लस -3J को अगर उसका निकाला तो ये क्या आया 5। एक बार आपके सामने करके दिखा देता हूँ। S एब्सोल्यूट वैल्यू, अब पहले हमें -4 लिखना है, -4 प्लस -3J इमेजिनरी नंबर है, और उसके बाद आप देखेंगे तो 5 इसका आंसर आया, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आ रहा था। तो इस तरह से हम इनको ड्रॉ करते हैं। इसके लिए भी हमारे पास सेम वही चीज़ है कि हमारे पास A² + B² इसका फॉर्मूला होता है। तो -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, अंडर रूट किया हमने, उसको सब स्क्वायर रूट में डाला, तो 16 + 9 कितना हो जाए 25 का स्क्वायर रूट, तो क्या होगा 5 होगा। तो वो हमारे केस में आ रहा है। अब हमें जो नेक्स्ट करना है वो करना है राइट पाइथन प्रोग्राम टू सॉर्ट 3 इंटीजर्स विदाउट यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स। मान लीजिए हमारे पास कोई 3 नंबर हैं, फोर। अब हमें इनको सॉर्ट करना है, सबसे छोटा, फिर मीडियम और सबसे बड़ा। ठीक है, तो उस ऑर्डर में हमारा सबसे छोटा क्या होगा 4, मीडियम में क्या आ जाएगा 5, और मैक्सिमम क्या आ जाएगा 9। लेकिन ये सब हमें बिना कंडीशनल या लूपिंग स्टेटमेंट के करना है। तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए हमारे पास एग्जांपल है। हमारे पास नंबर है 837, ठीक है 837, और इसको हमें क्या करना है अरेंज करना है इस ऑर्डर में कि सबसे छोटा कौन सा है नंबर, फिर मीडियम नंबर कौन सा है, और सबसे बड़ा कौन सा है। तो उसके लिए हम मैक्स, तो मैक्स जैसे हम जानते हैं मैक्स 8 है, यहाँ पे मिनिमम क्या है 3 है, मिडिल हमें निकालना है, तो हमें सभी नंबर्स को पहले ऐड करना होगा 8 + 3 + 7, तो वो टोटल हमारा हो जाएगा 18, और उस 18 में से हम पहले मैक्स को और फिर मिन को माइनस कर देंगे, तो जो हमारा बचेगा वो उसका मिडल आ जाएगा। इसको प्रोग्रामिंग में हम कैसे करेंगे एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, और एक मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ पाइथन में। तो हम उसको ओपन कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे विदाउट सॉर्ट ये वाला प्रोग्राम है। देखिए हमने यूज़र से 3 नंबर मांगे X, Y और Z। यूज़र ने कोई भी 3 नंबर दिए, हमें नहीं पता है क्या नंबर दिए।
अब हमें उन नंबर्स को इस तरह से अरेंज करना है कि सबसे छोटा, फिर मीडियम और मिडल और मैक्सिमम उसका निकल जाए। तो हमने सबसे मिनिमम को लेने के लिए हमने मिन फंक्शन को यूज़ किया और यहाँ पे हमने डाल दिया एक्स वाई और जेड। तो एक्स वाई जेड में से जो भी सबसे छोटा नंबर होगा वो मिनिमम में आ जाएगा। तो हमारे केस में जो भी सबसे छोटा होगा वो मिनिमम में आ जाएगा। फिर मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, मैक्स फंक्शन को यूज़ करेंगे एक्स वाई जेड। तो मैक्सिमम एक्स वाई जेड में से जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो मैक्स में आ जाएगा। अब हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम तो आ चुका है, हमें मिडल निकालना है इसका। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, A2 में हम उसको ले लेंगे, हम एक्स वाई जेड तीनों को ऐड कर लेंगे, उसमें से हम मिनिमम को A1 को माइनस कर देंगे और फिर मैक्सिमम को भी उसमें से माइनस कर देंगे A3। तो हमारा जो नंबर बचेगा वो क्या आएगा, हमारा मिडल नंबर आ जाएगा। द नंबर इज़ सॉर्टेड इन ऑर्डर। तो अगर हम इसको चला के देखें, हमसे 3 नंबर मांग रहा है, तो हम 3 नंबर ऐड डालेंगे इसमें। जैसे हमने डाला 55, फिर 96, ठीक है, और फिर डाला हमने 10, ठीक है। अब इसमें ये इनको इस तरीके से अरेंज करेगा कि सबसे छोटा, मिडल और, तो इसने बता दिया नंबर सॉर्टेड ऑर्डर इज़ 10, सबसे छोटा, मिडल 55 और मैक्सिमम इज़ 96। आप इसको किसी और नंबर्स पे भी टेस्ट कर सकते हैं। कोई और नंबर हम इस बार डाल देते हैं, सही है। सबसे 111, 333 मिडल है और 666 क्या है, मैक्सिमम में। एक बार और चला के देख लेते हैं। इस बार हम ऑर्डर चेंज कर, सबसे पहले हम डालते हैं सबसे बड़ा नंबर 990, फिर हम डालते हैं सबसे छोटा नंबर 55, फिर हम जाते हैं मिडल में आए वो है 6। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम वर्क कर रहा है। तो इसका मैंने आपको यहाँ पे वो भी दिया है। अब होता है कि मॉड्यूलस ऑपरेटर, डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर कैसे हम चेक करेंगे। तो वो क्या चीज़ होती है, मान लीजिए किसी नंबर को आप डिवाइड करते हैं, तो हम कैसे जाएंगे वो डिवाइड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर, जिसको आप परसेंटेज के लिए यूज़ करते हैं मैथ्स में। तो ये वाला जो ऑपरेटर होता है ये होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर, और इस ऑपरेटर की मदद से हम चेक करते हैं कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है, फुल्ली डिविजिबल है या नहीं है। तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर n को मॉड करेंगे 2 से और अगर उसने दिया 0, तो इसका मतलब होता है कि n 2 से फुल्ली एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक है। और अगर हमने n को मॉड किया, डिवाइड किया 2 से और वो नॉट इक्वल टू 0 आता है, यानी कि उसका रिमाइंडर कुछ आता है, 0 नहीं आता, कुछ और आता है, तो इसका मतलब वो फुल्ली एग्जैक्टली उससे डिविजिबल नहीं है। तो एग्जांपल के लिए हम कर सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑपरेटर रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। इफ नंबर इज फुल्ली डिविजिबल देन इट विल रिटर्न अ 0 एज इट विल रिटर्न द रिमाइंडर। जैसे 5 को अगर आप 2 से मॉड करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा इस केस में, तो उसके आगे हमने 1 लिखा हुआ है। फिर अगर आप 6 को 2 से करेंगे तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, तो कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा, तो 0 आएगा। अगर 10 को आप 3 से करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, और अगर आप 10 को 5 से करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। आपने सारे एग्जांपल्स को समझना है, जो PDF है उसको पढ़ना है, वीडियो देखना है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो, छोटा सा छोटा डाउट भी हो, तो आपको पूछना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप नहीं पूछेंगे तो वो चीज़ें फिर कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। मैंने यहाँ के इनके आउटपुट भी दे रखे हैं। जैसे पहला प्रोग्राम है ये, तो इसके 3 अलग अलग उस पर आउटपुट दे रखे हैं कि इक्वल टू में क्या दिखाएगा ये, और अगर पहला नंबर बड़ा दूसरा छोटा है तो क्या दिखाएगा, अगर पहला नंबर छोटा दूसरा बड़ा तो क्या दिखाएगा। तो वो सारे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल के साथ इसका आउटपुट पूरा दिखा रखा है। तो आप इस PDF को भी देखना है आपको, और आपको वीडियो को भी देखना है, ताकि आपको हर चीज़
अच्छी तरीके से समझ में आए। और फिर भी कोई डाउट आपके माइंड में रहे तो आप उसको ज़रूर पूछिएगा, तभी मुझे भी पता लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके।